जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम नेशन स्टेट सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, उसके जितने भी पिलर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हाउ जो नेशन स्टेट सिस्टम है वो पीस इंश्योर करता है। उसके जो पिलर्स हैं वो कैसे बनाए गए हैं ताकि जो स्टेट है वो पीस को इंश्योर कर सके। और स्टेट एक सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, और वो जो सिस्टम है वो बनाया ही इसीलिए गया है ताकि पीस बरकरार रह सके। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो सिस्टम है जो यूरोप के अंदर वेस्टफीलिया की वजह से स्टार्ट हुआ था, ये पूरे दुनिया में कैसे एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम। अभी दुनिया में एक मुल्क तो नहीं है ना, हर कॉन्टिनेंट में डिफरेंट कंट्रीज हैं, नेशन स्टेट हैं, स्टेट्स हैं। तो ये इसकी एक्सपेंशन कैसे हुई। इसकी अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, एक बड़ी सोसाइटी। फॉर एग्जांपल डीएचए। तो जो डीएचए है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो जो डीएचए है, डीएचए एक सिस्टम के अंदर है। डीएचए के अंदर फिर खुद डिफरेंट फेजेस हैं। फेज 6 हुआ, फेज 2 हुआ, और मल्टीपल अदर। तो ये विद इन डीएचए फेजेस हैं इसके। फॉर एग्जांपल इनको हम लेते हैं कि ये स्टेट्स हैं, स्टेट 1, स्टेट 2। तो ये था डीएचए की सोसाइटी जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, आई मीन फेजेस हैं। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं कि आप रात 12 बजे नहीं आ सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते। अगर आप फॉलो करेंगे ये रूल्स को, इफ़ यू फॉलो these rules, DHA will be a wonderful society। अगर जो रूल्स हैं इस सिस्टम के, जो कानून हैं, कचरा ना फेंकें, ड्रैग रेसिंग ना करें, ठीक है, पान ना थूकें, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो डीएचए की जो सोसाइटी है वो एक वंडरफुल सोसाइटी होगी। इसी तरह से एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी। ये जनरल एग्जांपल हुआ, इसको हम थोड़ा ब्रॉड करेंगे। इंटरनेशनल सोसाइटी, ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, इसके अंदर स्टेट्स हैं। ये एक बिस्किट की तरह लग रहा है, कुकी की तरह, बट दैट्स माय ड्राइंग। तो ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, ये एक पॉलिटिकल सोसाइटी है। इसको बनाया है किसने? स्टेट्स ने, ठीक। इस सिस्टम के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, जिस तरह से डीएचए के अंदर कुछ रूल्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट प्रिंसिपल्स दिस सिस्टम should follow
to bring peace and cooperation. जैसे डीएचए के अंदर कुछ रूल्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, वो अगर कोई फॉलो करेगा तो वहाँ पे पीस आएगा। तो इसी तरह एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, उसके अंदर स्टेट्स हैं, और इस इंटरनेशनल सोसाइटी में लोग कौन से रूल फॉलो करें, प्रिंसिपल फॉलो करें कि उस सोसाइटी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर पीस आ जाए और कॉरपोरेशन आ जाए। ठीक, तो वो क्या फॉलो करें, क्या सिस्टम फॉलो करें? वो वही चीज़ें फॉलो करें जो नेशन स्टेट सिस्टम के प्रिंसिपल्स थे, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। सॉवरेनिटी, ठीक, और बाकी जो चीज़ें हमने डिस्कस किए थे कि नॉन इंटरफियरेंस हो उसके अंदर, और जितने भी लोग वहाँ पे रहें वो इंडिपेंडेंट हों, इक्वल हों, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो उसकी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो, रिकग्निशन हो उसकी। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किए थे, अगर ये इंटरनेशनल सोसाइटी वही प्रिंसिपल फॉलो करे जो नेशन स्टेट सिस्टम के प्रिंसिपल हैं, तो वहाँ पे पीस आएगी। वेरी सिंपल, टू ब्रिंग पीस यू नीड नेशन स्टेट सिस्टम। एक सॉलिड पॉइंट है। अभी कोई क्वेश्चन अगर पूछे कि पीस लाने के लिए हम क्या करें, तो आप सिंपल जो नेशन स्टेट सिस्टम के पिलर्स हैं अब उनको देखें कि वो क्या कह रहा है। जो हमने पूरी चीज़ें डिस्कस की थी वही चीज़ें पीस लाएंगी एक सोसाइटी के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा है कि ये एक्सपेंड कैसे हुआ, ये जो पूरा सिस्टम है। यूरोप में बना, डेवलप हुआ, और पूरे दुनिया में कैसे फैला, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे इसको हल करेंगे। नंबर 1, ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एक्सपेंड हुआ। कुछ ऐसे स्टेट्स थे नॉन कॉलोनाइज्ड, स्टेट्स, कुछ नॉन कॉलोनाइज्ड स्टेट्स थे दुनिया में, पहले से ही वो स्टेट थे। फिर डीकोलोनाइजेशन हुआ, कुछ ऐसे स्टेट्स थे विया डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जो नॉन कॉलोनाइज्ड स्टेट्स थे, ये रीजंस हैं सारे कि कैसे ये एक्सपेंड हुआ। तो नंबर 1, फॉर एग्जांपल 1648 में कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और यूएसए, ये कॉलोनाइज्ड हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक थे, सम वर नॉट कॉलोनाइज्ड। तो ये जब कॉलोनाइज थे तो दीज वर नॉट नेशन स्टेट्स, नॉट इवन स्टेट्स, कॉलोनीज थे। वो इस क्राइटेरिया में आते नहीं थे स्टेट के। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो वेस्टफीलिया के टाइम तक या उसके बाद भी या उससे पहले वो कॉलोनाइज नहीं थे। फॉर एग्जांपल जापान, चाइना, ऑटोमन एम्पायर,
तो ये कॉलोनाइज नहीं थे। इन्होंने खुद ही thought to do away their system। एम्पायर्स थे, इन्होंने खुद अपनी एम्पायर वाली जो स्टेटस है वो ख़त्म करके नेशन स्टेट सिस्टम इख्तियार कर लिया, या नेशन स्टेट सिस्टम के क्राइटेरिया में ये खुद आ गए। तो यहाँ से भी एक्सपेंशन हुई इस सिस्टम की, क्योंकि कुछ एम्पायर्स थे वो खुद ही इस सिस्टम के अंदर आ गए। नेक्स्ट फिर था यह है डीकोलोनाइजेशन। तो ये क्या भला है? इसमें यह है कि पाकिस्तान एक स्टेट है और इंडिया एक स्टेट है। ये कॉलोनी थे पहले, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। फिर 1947 में इनकी जो कॉलोनियल स्टेटस थी वो ख़त्म हो गई, ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए। और जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था वो यही नेशन स्टेट सिस्टम था। तो ये डायरेक्ट मुल्क नेशन स्टेट बन गए या स्टेट बन गए, इट डिपेंड्स। कि जो पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि नेशन स्टेट क्या है और एक सिंपल स्टेट क्या है। इवन अगर हम थोड़ा हिस्ट्री देखें, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे और जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब थे और इवन नेहरू, ये जो थे, ये इनकी जो एजुकेशन थी कहाँ पे हुई? यूरोप में हुई, क्योंकि यूरोप नॉलेज का हब था एजुकेशन का। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ थे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ ऐसे बज़ वर्ड्स थे। बज़ वर्ड सिंपली ये होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 के टाइम एक वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, कोरोना। क्यों? क्योंकि एक बज़ वर्ड था। तो इस तरह के वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं जो इस्तेमाल होते हैं, लोगों के जहनों को असर करते हैं। तो उस टाइम यूरोप के अंदर एक बज़ वर्ड था। तो वो बज़ वर्ड क्या था? नेशन स्टेट। या इसको हम सिंपली कहें कि 90s जो थे, जब ये लीडर्स वहाँ पे पढ़ रहे थे, जितने भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ थे, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे कुछ बज़ वर्ड्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब लोगों को हक हो कि वो डिसाइड करें कि वो आज़ाद हों या ग़ुलाम हों, या उनकी एक स्टेट हो, वो खुद डिसाइड कर सकें कि वो किस तरह से वो रूल करें या उन पर कौन रूल करे। डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम, कि हम आज़ाद हों एज अ नेशन स्टेट। तो ये एक बज़ वर्ड था, तो ये डिमांड कर रहे थे हर जगह पे। फिर आईआर को समझने के लिए यूरोपियन हिस्ट्री मस्ट है।
जब तक आप यूरोपियन हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे आपको आईआर की बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ना होगा, स्टडी। कि ये जो पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन है या राइट्स हैं, इसकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जो यूरोप में पाई जाती है, या यूरोप के अंदर इसका स्टार्ट हुआ था, डेवलपमेंट हुई थी। तो अभी मैं अगर कहूँ कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट्स, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से वजूद में आई हैं? यूरोप से आई हैं। तो यूरोपियन हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी, कैसे, हाउ, व्हेन, क्यों। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो लीडर्स थे इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, इन्हीं बज़ वर्ड्स को सुन रहे थे कि वी नीड नेशन स्टेट सिस्टम, वी नीड अ नेशन, वी नीड पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम। तो वो भी इन्हीं चीज़ों को समझ रहे थे, देख रहे थे। तो जो कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड लीडर्स थे, उनको ये कंसेप्ट मिला ऑफ नेशन स्टेट। वहाँ से उनको ये नेशन स्टेट का कंसेप्ट मिला। फिर उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि वी नीड सेल्फ डिटर्मिनेशन, पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन, और हम एक स्टेट बनाएंगे अपना अलग। तो ये सारा जो कंसेप्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप होता जा रहा था, फ्रॉम यूरोप टू द कॉलोनीज। फिर कॉलोनीज भी डिमांड करने लगे कि वी नीड आवर ओन स्टेट्स। फिर जाके वर्ल्ड वॉर 2 वन में इतने मुल्क नहीं बने। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई उसमें जो डीकोलोनाइजेशन था, एक फेज इसका स्टार्ट हुआ। इसमें न्यू स्टेट्स बन गए बहुत सारे। अकॉर्डिंगली 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 या अकॉर्डिंग टू नेशन स्टेट सिस्टम जितने भी ममालिक बनाए गए। ठीक है। नंबर थर्ड, डीकोलोनाइजेशन की वजह से भी बहुत सारे ममालिक बने, जो नेशन स्टेट सिस्टम थे वो बने, तो ये एक्सपेंशन हुआ। थर्ड पर है डिसइंटीग्रेशन। DINTIGERATION, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जो 1991 में जो प्रीवियस रशिया, जिसको यूएसएसआर हम बोलते थे, वो कोलैप्स कर गया, टूट गया। तो उसकी वजह से खार्स कंट्रीज आए, जिसको हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोलते हैं, बाल्टिक स्टेट्स, ये वजूद में आए। सिंपली 16 नए नेशन स्टेट बन गए, सिर्फ एक सोवियत यूनियन के टूट जाने की वजह से, डिसइंटीग्रेशन की वजह से। तो यहां से भी जो नंबर ऑफ नेशन स्टेट्स थे वो इंक्रीज कर गए, एक्सपेंड कर गए। तो ये भी एक एक्सपेंशन का एक काज था, एक रीजन था। इन्होंने भी यही कहा, एडॉप्ट किया नेशन स्टेट सिस्टम को। तो कोई भी इस सिस्टम से हट के नहीं सोच रहा था, हर किसी को यही सिस्टम ही एक्सेप्ट करना था, जिसकी वजह से सिस्टम एक्सपेंड करता गया। फिर ये नहीं कि ये इतना इस तरह का सिस्टम कि इसके अंदर चैलेंजेस ना हो, तो इसके अंदर चैलेंजेस भी हैं। तो इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं? इसके अंदर नंबर 1 चैलेंज ये है कि ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि जो सिस्टम था उसके अंदर जो स्टेट्स थे इनकी एक सोवरेनिटी थी, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आ गया तो ये सोवरेनिटी थ्रेटन हो रहा है।
कंट्रीज आजकल सोवरन नहीं रहे हैं, उनके जो पॉलिसीज हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है, वो अलग स्टेट या अलग एंटिटीज इंटरफियरेंस उसके अंदर कर रहे हैं या उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एक चैलेंज इसका ग्लोबलाइजेशन हुआ। फॉर एग्जांपल एमएनसीज, एक कंपनी बोले कि मैं 100 बिलियन आपके मुल्क में इन्वेस्ट करूंगा, तो वो कंट्री को बोलेगा कि भाई आप ये चीज ना करें अपने मुल्क के अंदर, या वो चीज ना करें, या अपने जो रिलीजियस लॉज हैं, रूल्स हैं, उनमें चेंजेस लाएं। तो वो कंट्री $100 बिलियन को देख के अपने कुछ चीजें चेंज कर देता है। तो जब उसने चेंज कर लिया तो मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो सोवरेनिटी है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो नहीं रहती, या वो वीक हो जाती है, या मिनिमम हो जाती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन भी एक थ्रेट है। सेकंड है सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं। दे नीड फ्रीडम विद इन द स्टेट। ठीक। तो इसकी वजह से भी ये जो नेशन स्टेट सिस्टम है, ये थ्रेटन्ड है। नंबर 3, फंडामेंटलिज्म। ये भी एक थ्रेट है। तो जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो दूसरे जो लोग हैं, जो डिफरेंट उनके बिलीफ्स हैं, रिलीजियस बिलीफ्स, वो उनको नहीं मानते। इसको मारो, उसको मारो, ये काफिर है, वो ये है। तो ये सारी चीजें कंप्रोमाइज करती हैं एक फंडामेंटल पिलर को, जो हमने नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर पढ़ा था। वो होता है इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो ये इसको इफेक्ट करता है, जो फंडामेंटलिज्म है। और ये बहुत ज्यादा है आजकल, फंडामेंटलिज्म लोगों में बर्दाश्त कम है। जितनी ज्यादा फंडामेंटलिज्म बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका जो नेशन स्टेट सिस्टम का जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा। फिर नंबर 4 है एरेंडेंटिज्म। एरेंडेंटिज्म फॉर एग्जांपल, हिस्टोरिकल जो क्लेम्स होते हैं, हिस्टोरिकल क्लेम्स ऑन वन अनदर, ऑन वन अनदर टेरिटरी। किसी और की जमीन पे अपना हक जताना कि ये मेरी जमीन है। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान है, ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता, तो ये हिस्टोरिकली मेरी जमीन है। इंडिया हुआ, चाइना हुआ, वो लद्दाख पे लड़ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश है, इस पे लड़ रहे हैं। तो ये एरेंडेंटिज्म या हिस्टोरिकल क्लेम्स कर रहे हैं एक दूसरे की टेरिटरी पे। तो ये एक्सीड करते हैं टू 5 साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट। ये जो हैं, ये बॉर्डर्स को इग्नोर कर रहे हैं। जो बॉर्डर्स हैं, एक स्टेट की बॉर्डर्स को ही इग्नोर कर रहे हैं। तो ये भी एक थ्रेट है टू नेशन स्टेट सिस्टम। 6, क्लाइमेट चेंज। Climate change does not respect territorial lines. Territorial lines. It is threatening nation-state system.
7 जो कॉरपोरेट पावर है, कुछ फिर्म्स हैं वो एक मुल्क से कैपिटल अपना डायरेक्ट किसी दूसरे मुल्क में ले जा सकते हैं, थ्रेटनिंग स्टेट्स। या वो डिसाइड करते हैं एक स्टेट की बजटिंग को, उसकी सोवरेनिटी को ये थ्रेटन कर रहे होते हैं जो ये फिर्म्स हैं। तो ये नेक्स्ट है माइग्रेशन। मास मूवमेंट जो कि स्ट्रेन करती है द नॉन इंटरवेंशन नॉर्म्स। तो ये सारी चीजें हैं, ये चैलेंज करती हैं नेशन स्टेट सिस्टम को। तो हमने पढ़ा ये पूरे जो लेक्चर सीरीज था इसके अंदर वेस्टफीलिया, फिर हमने वेस्टफीलिया के बाद पढ़ा नेशन स्टेट सिस्टम, उसके पिलर्स, ठीक, विद एग्जांपल्स, उसके चैलेंजेस। और वीडियो के एंड में आई विल शेयर द बुक्स एंड सोर्सेज ताकि आप लोग इस चीज को और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि नेशन स्टेट सिस्टम क्या है और किस तरह से वजूद में आया, इसकी एक्सपेंशन कैसे हुई, और कोई भी क्वेश्चन अगर आए पेपर के अंदर या एग्ज़ाम्स के अंदर तो आप लोग इसको अच्छे से अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थैंक यू so much for watching, and please do like and subscribe and share with your friends.